हाँ नेक्स्ट। तो सेकंड वाला भी है। क्या सोच रहा था क्या कि पूछूं कि नहीं पूछूं है? नहीं। if A is a diagonal matrix 3x3 commutative with every square matrix, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है और एक कम्यूटेटिव है और ट्रेस ए की वैल्यू 12 है, then the value of det A is commutative with every square matrix under multiplication. तो AB is equals to BA, AB is equals to BA दिया हुआ है और डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूटेटिव, तो डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूटेटिव कैसे हो सकता है? या सोचो एक बार, डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूटेटिव कैसे हो सकता है? बताओ। डायगोनल मैट्रिक्स उसके सारे कम्यूटेटिव, एलिमेंट्स इक्वल हो, स्केलर मैट्रिक्स जो डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स है सारे इक्वल हो। D1 तब तक 0 0 D3 इंटू A11 B11 C11 A21 A22 B22। देखो ना रुद्र, ऐसे क्वेश्चन को ना एक बार ना मल्टीप्लाई करके ना, जब तक खुद से नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, मल्टीप्लाई करके देखो ना क्या आएगा। दिस का डॉट इससे आता है ना, है ना? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? D1 इंटू A11। ठीक है, यहाँ वाला एलिमेंट क्या आएगा बताओ? ये जो बताया था ना अच्छे से, ये एलिमेंट कैसे आता है? दिस डॉट दिस ना, क्या आएगा बताओ? D1 इंटू A22। D1 इंटू A22। नहीं नहीं B11। हाँ फिर D1 इंटू, तो अच्छे से बताया था ना डॉट प्रोडक्ट से, ये वाला इससे डॉट करते हैं ना, क्या आएगा? D2 A21 चमक रहा है। फिर ये वाला D2 A22, तो ये वाला D2 B22। हाँ, और ये वाला D3 A31 D3 A32 D3 A33 है ना? ठीक है, अब इसी चीज को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3 करो मल्टीप्लाई, बताओ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आता है? A11 इससे मल्टीप्लाई करना है ना, A11 D1 है ना, फिर B11 D2 C11 D3 है ना, तो इसको बराबर होना है ना, तो D1 इज इक्वल टू D2। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब वो जो यूनिट जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या हो जाए, वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाए, है ना? इसका मतलब सारे एलिमेंट्स बराबर हो जाए। ठीक है। देखो मैट्रिक्स में बहुत बार ना चीजें नहीं पता होती हैं। ठीक है, जैसे कल भी जो प्रश्न ने पूछा था AB माइनस CB इक्वल टू I वाला, वो तो ठीक है मुझे मालूम था ऐसे करते हैं, बट अगर वो क्लास में 12th के बैच में डिस्कस कर रहा होता मैं कभी वैसे शायद नहीं करता। मैं ट्राई करता कि AB मल्टीप्लाई करता, BA मल्टीप्लाई करता, देखता कि क्या हो रहा है। ठीक है, रब करे। हाँ सर। चलो ठीक है, हाँ नेक्स्ट बोलो कौन सा? फिफ्थ वाला में देखो थोड़ा सा स्मार्टनेस करनी होगी, ज्यादा नहीं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन अच्छा है और अपने एग्जाम्स के लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ये तो बहुत ज्यादा ही कष्ट कर देगा आपको। तो एचपी में क्या करना चाहिए ना, एचपी में यू शुड ट्राई कि न्यूमरेटर सेम कर पाए या डिनोमिनेटर, जो भी चीज होती है एचपी में क्या सेम करना चाहिए? डिनोमिनेटर कि न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर ना सर। देख लो बना के, मुझे क्या मालूम सर। इसमें मेरे ख्याल से आता है ना सेम 20 आता है मेरे हाँ मेरे ख्याल से एचपी में न्यूमरेटर सेम कर देना आसान रहता है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम ही आता है। एचपी में न्यूमरेटर सेम आता है हमेशा। 1/A1 1/A2 1/5 1/A9 किसमें है? एचपी में। अरे बात चमकती है क्या? एपी में है ना?
ये हाँ एपी में एपी में हाँ ये हाँ AP में हाँ दिया। हाँ, तो डी कितना है 1/4 माइनस 1/5 कितना आ गया 1/20। 1/20 डी कितना आ गया 1/20। ठीक है, अब जब डी 1/20 आ गया ना तो स्मार्टनेस ये है कि 5 को 1/20 के रिस्पेक्ट में लिखने का प्रयास करो। अगर डी 1/20 आ गया ठीक है फाइन, तो मैं ये कह रहा हूँ चलो चलो डी 1/20 आ गया, पर आप टर्म तो लिख लो। चलो A6 बताओ क्या होगा 4 प्लस 1/20 का उल्टा ना, हाँ 4 प्लस 1/20 का उल्टा ना कितना होगा बताओ 4 नहीं, वो HP में है ना। हाँ तो 4 ही होगा 1/4 ना 1/4 ना 20/81 हाँ नहीं 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 1/4 होगा ना हाँ हाँ 6/20 है ना। तो अपने पास जो A6 आएगा वो कितना होगा 20/6। ठीक है, अब देखो ये 20/6 हो गया ना, ये बात चमकती है। ऐसे ये बताओ ये वाला टर्म क्या होगा A3 क्या होगा बताओ। 20/3 अब वो लिख लेते हैं, एक बार लिख लेता हूँ मैं कैसे होगा 1/5 माइनस 1/20 है ना, तो 3/20 कितना आ गया 20/3। इतना क्लियर है। अभी आपको सिस्टम दिख गया ना, सिस्टम कैसे चल रहा है। ये क्या होगा बोलो 20/4 20/5 20/7 20/8 20/9 20/1 20/2 बोलो क्लियर है क्या। हाँ अरे क्लियर है क्या, अभी कुछ करना नहीं है ना। 20 बाहर निकाल लो, 20 बाहर आ गया, 20 का कितना आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। अरे इतना क्लियर है। हाँ सर ठीक है, और इसमें आई थिंक सफिशिएंट है। अब इसके बाद इसको ओपन कर दो, और अच्छा चाहते हो तो इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 7 बाहर निकाल लो, 1 1 1 बन जाएगा। और फिर C1 गोस टू C1 माइनस C2 C2 गोस टू C2 माइनस C3। मुझे एग्जाम में करना होगा, मैं इसके बाद ओपन कर दूंगा। बस ये चीज सिस्टमेटिक कर सकता हूँ मैं, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। तुम एलसीएम लेके कटिंग को शुरू कर दोगे तो फिर परेशान हो जाओगे ढेर सारे नंबर्स में। तो इतना कर सकते हैं एचपी के क्वेश्चंस में कि थोड़ा सा सिमेट्री कर देंगे। जैसे एपी मान लो है, मान लो ढेर सारे टर्म्स एपी में है ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम कर दिया जाता है। अगर एचपी में है तो न्यूमरेटर सेम कर दिया जाता है। ठीक है, आसान हो जाता है। नेक्स्ट बोलो। हाँ भाई नेक्स्ट बोलो। हेलो हेलो, क्या हो गया। हाँ सर हाँ आ सर रहा है बस हाँ नेक्स्ट बोलो। ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ डिटर्मिनेंट का मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन बनना चाहिए, बहुत सारा कराया था। सिक्स्थ सेवेंथ हो गया है ना सेवेंथ। हाँ सर हाँ सर हाँ एट्थ अगेन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको यूज हो जाता है वो चीज कि अगर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है तो बाइनोमियली अपन ओपन कर सकते हैं सिस्टम को, है ना। बताया लिखवाया था नहीं है तो कि अगर वो कम्यूटेटिव है तो अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन वैलिड है। नेक्स्ट, तो एट्थ वाले में यूज जाएगा ना सीधा i+1 को 6 को सीधा एक्सपैंड कर दोगे आंसर आ जाता है। हाँ हाँ सर नेक्स्ट एट्थ नाइन्थ वाला जो आएगा AB + BC + AC का होल क्यूब आ जाता है शायद ना। नेक्स्ट, आई होप किए हो यार, टाइम काफी दिया था। एट्थ नाइन्थ सर 11 10th 11th में क्या हो गया बताओ, समेशन है ना। तो समेशन को लिखवाया था कि समेशन जो होता है वो क्या होता है, एक रो या एक कॉलम में चला जाता है ना बाकी को कांस्टेंट रखते हुए। तो यहाँ पे आपका जो समेशन कह रखा है, समेशन क्या हो जाएगा आपका, समेशन n हो जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 5, यहाँ पे समेशन n², यहाँ पे 2n + 1, यहाँ पर भी 2n + 1, यहाँ पे समेशन n³, यहाँ पे 3n² और यहाँ पे 3n + 1। क्लियर है क्या, समेशन n की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। अरे क्लियर नहीं क्लियर बताओ पहले। हाँ सर अगर नहीं क्लियर है तो बेसिक से कर लो ना यार, बेसिक से लिखवाया था मैंने एक बार पहले भी कि 1 आई थिंक सेम ही क्वेश्चन किया था 1³
फिर क्या डालना है, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ये तो जो है वो वही है ना यहाँ पर, और ये भी जो है वही है ना यहाँ पर, चमक रहा है। ऐसे ही 3 के लिए बनेगा, तो जोड़ते जोड़ते फाइनली क्या आ जाएगा, ये सब सेम आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 2 अप टिल n, और यहाँ पे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर, और यहाँ पे 1 क्यूब + 2 क्यूब अप टिल n क्यूब। क्लियर है? नेक्स्ट बोलो। 15th 15 में देखना कहाँ पे चेंजिंग आ रहा है। हम्म 15th वाला ए दिया हुआ है, ट्रेस निकालना है A10 का, तो एलिमेंट लिखना पड़ेगा। क्या दिक्कत होगी एलिमेंट लिखने में? ए क्या रहा है ये, AR। अच्छा, AR की वैल्यू क्या है, log 2 R। ओके, तो मुझे बताओ A10 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 286। A10 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा देखना पड़ेगा ना। तो A1 में A1 चला गया, फिर A2 में A2 से लेके A5 चला गया, चमक रहा है। A3 में कहां से कहां चला गया, A6 से A14 चला गया, चमक रहा है। यहाँ पे एक एलिमेंट गया, यहाँ पे 2 स्क्वायर एलिमेंट गया, यहाँ पे 3 स्क्वायर गया, नेक्स्ट में 4 स्क्वायर गया, नेक्स्ट में 5 स्क्वायर गया, जाते जाते कहां तक चले जाएंगे, 9 स्क्वायर तक के एलिमेंट चले जाएंगे ना। अरे हाँ 9 क्रॉस 9 में 9 स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे ना, वो चले जाएंगे। हाँ। इन सबका सम कितना होता है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टिल 9 स्क्वायर, सम कितना होता है 9 × 18, हाँ 19 × 10/2 कितना आ रहा है 5, 45 अपॉन 6 ना, 3 तिया, तो 15 × 19, 15 × 19 मतलब 17 - 2 का स्क्वायर, 289 - 284, 284 आ रहा है मेरा तो। 245 हाँ 285 आ रहा है, ठीक है। तो 285 एलिमेंट चले गए, यहाँ 286 पे आ कौन, रहा है sir। नहीं ना, जितने हाँ मतलब जितने चले स्टार्टिंग वाला गए, 286 आएगा ऐसा। हाँ स्टार्टिंग वाला A286 आएगा ना, A286 A287 चलते 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 हाउ मेनी एलिमेंट्स वुड बी देयर, 100 एलिमेंट्स। तो A286 से कहां तक जाएगा, यहाँ पे 386। 386, हाँ सर। 385, 386 या 385, 385 होगा। 385 होगा, क्योंकि यार 86 से शुरू हुआ है ना, तो 86 में 100 जोड़ते हैं तो 386 आता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका 286 है ना, एक बट कम हो ऐसे जाएगा। फर्क तो नहीं पड़ेगा ना उसमें log 2 में तो। हाँ, अब मैं देख ही नहीं रहा, मैं इसको भी कहाँ देख रहा हूँ, फॉर मी दिस इज नॉट अ कंसर्न ना, इसमें कुछ भी चेंज हो सकता है ना क्वेश्चन, मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है। अब प्रथमेश अभी देखो, ये क्या कह रहा है, log 2R की बात, GIF की बात कह रहा है ना। अब देखो एलिमेंट्स क्या बन रहे हैं, एलिमेंट्स कि 286 निकालना क्या था, मैं निकालना ही भूल गया इसमें, तो निकालना क्या था, A10 का मान क्या होता है, तो A10 निकलेगा कैसे, ठीक है, वैल्यू आती होगी A10 की, कितनी आ रही है वैल्यू बताओ। तो अपने को A86 कितना आ गया, log 2 286 ना। अरे हेलो हेलो, हाँ हाँ सर। तो इससे कितनी वैल्यू आ रही है, सब कुछ 2 की पावर 8 से 9 के बीच में आ जाता है, तो ये आएगा सर सबका। हाँ 8 और ये 9 8, के बीच में आता है। हाँ तो ये 8 आ रहा है ना, ये भी 8 आ सभी रहा है 8। ना। हाँ क्योंकि जब 9 आएगा, 9 कब आएगा, 512 पे 9 आएगा ना, तो सारी वैल्यूज कितनी है, 8 8 8 ना। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, क्या निकालना क्या था इसमें, सम ऑफ एलिमेंट्स की ट्रेस, ट्रेस तो 10 बार है ना, 10 बार है ना, तो 80 हो गया ना सीधा, ठीक है। नेक्स्ट बोलो।
हाँ भाई नेक्स्ट बोलो। अरे क्लियर है क्या? आगे बोलो, पूछो 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 भाई। हाँ नेक्स्ट। सत्रह, 16, 17, 16, 17, 18। 18 में 8 सॉल्यूशन आ जाता है ना सीधा, है ना? कैसे आता है 8? क्योंकि 8 कैसे आता है 18 में बताओ? एक्स वाई जेड का यूनिक आ जाता हो, कैसे आता है 8 बताओ? सर वो स्क्वायर है एक्सेस- तो प्लस माइनस है। हाँ स्क्वायर है तो प्लस माइनस है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। 18वां क्लियर है ना अच्छे से? हाँ सर। 18 क्वेश्चन अच्छा है। हाँ बोलो, चलो ठीक है। पार्ट 3 भी खत्म ही कर लेते ना अभी आज। पार्ट 3 बोलो। फोर्थ। फोर्थ वाला। पार्ट 3 में फोर्थ वाला। थीटा इक्वल टू एक्स की पावर 5। थीटा इक्वल टू पाई बाई 5। एक्स क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये देखो आई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर एन जो है जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे क्वेश्चन ना थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं अगर हम ऐसा कर ध्यान देना मैं क्या करने वाला हूँ। एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस 1 वगैरह वगैरह प्लस आई इक्वल टू 0, ठीक है। इसका एक स्टैंडर्ड तरीका हो जाता है, आप अगर एक्स माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड तो क्या हो रहा है भाई? एक्स जो है आपका, एक्स तो ये है, अरे हेलो, एक्स तो ये है ना, तो cos पाई बाय 5 पे तो इसकी वैल्यू जीरो मैट्रिक्स नहीं है ना। तो अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो x माइनस आई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो मैं नॉन जीरो मैट्रिक्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, कोई अंतर नहीं पड़ता है? अरे हाँ या ना? कोई अंतर नहीं पड़ता ना। अंतर कब पड़ता है? मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या बन रहा है। इस सिस्टम को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या बन रहा है भाई। हेलो हेलो, एक्स की पावर एन प्लस 1 प्लस एक्स की पावर एन वगैरह 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 प्लस एक्स। कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, सब चुप बैठ गए हो यार। माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1 आएगा बस। हाँ ठीक है, तो ये सब कट जाएगा, आपका आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 माइनस आई इक्वल टू 0। अरे इतना क्लियर है? और वैसे भी एक्स और आई आपस में कम्यूट कर रहे हैं। अगर एक्स और आई आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो ऑल दी अलजेब्रिकल फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल। मतलब यू कुड आल्सो हैव थॉट विथ जीपी का सम बिकॉज एक्स एंड आई आर कम्यूटेटिव, ठीक है। तो क्या आ गया बताओ? एक्स की पावर एन प्लस 1 कितना आ गया? आई आ गया ना। अरे इतना क्लियर है क्या? सर वो हाँ। आपने क्या बोला कि जीपी मतलब कम्यूट कर रहे हैं तो हम लोग जीपी सोच सकते हो कैसे? जीपी, हाँ अगर कम्यूट, अरे जीपी क्या होती है? न्यूटन्स एक्सपेंशन और बाइनोमियल एक्सपेंशन है, और क्या है। तो अगर एक्स और आई अगर ए और बी मैट्रिक्स कम्यूट कर रहे हैं, यू कैन थिंक विथ ऑल दी अदर फॉर्मूलाज। जीपी का फॉर्मूला या न्यूटन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑल आर एप्लीकेबल अगर ए और बी कम्यूट करते हैं। दिखाया होता है ये चीज, तो प्रूफ किया था, ठीक है। अगर एक्स की पावर एन प्लस 1 की वैल्यू आई आ गई, ठीक है। अब एक्स ये है, ध्यान देना, एक्स का वैल्यू ये है। आप जनरली पाओगे कि ये चीजें ऐसी हो जाती हैं, ठीक है। आप देखो, बस ट्राई करना, अब प्रॉपरली करूँ तो इंडक्शन से करना चाहिए। इंडक्शन क्या भाड़ में। एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है देखो, मोस्ट प्रोबेबली 2 अंदर आ जाएगा। जरा एक्स स्क्वायर निकालना, बताओ कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर? एक बार फाइंड करना, एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? cos 2 theta cos 2 theta minus sin n theta
अच्छा cos 2 sin थीटा sin 2 माइनस थीटा साइन, हाँ फिर sin 2 थीटा cos 2 थीटा। हाँ, नॉर्मली ये क्वेश्चन ऐसा ही बन जाता है हमेशा। तो x की पावर n+1 में क्या बन जाएगा? cos n+1 थीटा माइनस साइन n+1 थीटा माइनस साइन n+1 थीटा, ठीक है। और यहाँ पर साइन n+1 थीटा इंटू बोलो cos ऑफ n+1 थीटा। अरे इतना क्लियर है? हेलो, हाँ सर। हाँ अब इसको क्या करना है? आई करना है ना। तो ये आई कब होगा? जब ये और ये 1 हो और ये चीज 0 हो। सो व्हाट डू वी वांट? cos ऑफ n+1 थीटा शुड बी 1 एंड साइन ऑफ n+1 थीटा शुड बी 0। थीटा कितना है? π/5। थीटा कितना है? π/5। अरे ये चीज क्लियर है क्या अभी? है ना? तो क्या होगा बताओ? अगर सेम एंगल पे ये 1 है और ये 0 है, इसका मतलब n+1 π/5 की वैल्यू कैसी होगी? इवन मल्टीपल की ऑड मल्टीपल ऑफ पाई? क्या होगा? इवन। ऑड इवन मल्टीपल ऑफ पाई ना। तो पाई पाई कट गया कि निकालना क्या था, मैं भूल ही गया। एक मिनट, क्या क्वेश्चन क्या था ये? हाँ, तो अपने को n का वैल्यू कैसा आ गया? 10k-1। ये क्लियर है क्या? n का वैल्यू कितना आ गया? 10k-1। क्लियर है अच्छे से? हाँ सर। देखो उसमें क्या दो चीज सीखने को मिलती है कि अजीबोगरीब मैट्रिक्स के डिफरेंट पावर्स होते हैं ना। ज्यादा टफ नहीं सोचना चाहिए, सिंपल सोचना चाहिए। और स्क्वायर पे अगर पैटर्न मैच हो गया तो क्यूब पे भी करेगा, सब पे करेगा। दूसरी चीज, आप ये क्वेश्चन कई बार देखोगे, बहुत बार देखोगे ऐसा एक्सपेंशन लिखा हुआ। तो x माइनस आई से मल्टीप्लाई करके यू शुड प्रोसीड, मच बेटर। या आप जीपी का फॉर्मूला सोच सकते हो, अगेन मच बेटर। ये क्लियर है? आगे बोलो। हेलो, 8 वाला। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, वो मतलब x माइनस आई से अपने मल्टीप्लाई किया है, तो वो कैसे, मतलब याद कैसे है? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं तो नहीं, दिए नहीं है। भाड़ में गया। तुमको जीपी का फॉर्मूला आता है ना, तुम जीपी का फॉर्मूला सोच लो। जीपी भाई, मैं इतना तो ध्यान रखोगे ना कि एक्स और आई अगर ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, दुनिया के सारे एल्जेब्रिकल फॉर्मूलेज एप्लीकेबल है। तो जीपी का फॉर्मूला भी क्या एल्जेब्रिकल होता है? जीपी का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स की, अगर जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर की पावर n-1/r-1 इक्वल टू 0। तो अपना फर्स्ट टर्म क्या है इधर को? x की पावर n, कॉमन रेशियो x है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n+1 माइनस आई। क्योंकि जब आप मैट्रिक्स सिस्टम लिखते हो तो 1 की जगह आई आ जाता है। तो अगेन आ गया ना सेम चीज। हाँ ठीक है सर। ठीक है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो जीपी का फॉर्मूला। रब करें इसको? हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछो भाई, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। 8 वाला। बोलो। देखना प्रथमेश, ये क्वेश्चन देख के ना मुझे ऐसी फील आई ना अंदर से, ये जो शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि जो ए बी ए सी वगैरह है ना, उसके साथ मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसा मुझे पहली बार में लगा। बट दूसरी बार में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ए सब बाहर निकाल सकता हूँ। अब तुम हाँ, वो बताओ सही एबीसी कौन बाहर सा है? निकल जाता हाँ, है। तो अगर सब एबीसी बाहर बाहर निकल जाता है। हाँ, तो यहाँ से ए आ गया, ए गया, ए गया, है ना? और फिर यहाँ से ए चला गया, तो क्या आ गया? ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी इधर से मैंने बी भेज दिया। एक बार देख लो यार, गलती नहीं करा ना मैं? ना ए स्क्वायर नहीं बाहर आएगा, सिर्फ ए बाहर आएगा ना? नहीं ना, पहले रो से ए और पहले कॉलम से ए। हाँ, तो ए इंटू 1 प्लस एक्स रहेगा ना? अरे पहले रो बाहर से आ निकाल जाएगा। लिया। अरे पहले रो से ए निकाला ना, और पहले कॉलम हाँ, से ए तो निकालना भाई। तो ए स्क्वायर आ गया ना, 2 बार ए आ गया ना बाहर। हाँ हाँ हाँ, समझा समझा। क्या बचेगा अंदर में?
अंदर में क्या बचेगा रे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 1 1 1 खत्म है ना? हाँ सर समझा। अभी कर लेंगे ना अपन। नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट। 12th 12 एफ एन एक्स इज भाई 12 में तो ऐसा है ना, ओपन करके डिफरेंशिएट कर लो, ज्यादा हैप्पी रहेंगे। ठीक है, ये परेशान कर देगा। ये एफ एक्स इंटू क्या लिखा है 1 बाई एक्स के साथ क्या है -1 बाई एन इंटू ए स्क्वायर। अच्छा वैसे अंतर नहीं पड़ता ना, हाँ सर, डिफरेंशिएशन ही वो कह रहा है एक नहीं, एक ही एक ही बाकी जरूरत पड़ रही कांस्टेंट ही है हाँ, वैसे। बाकी कांस्टेंट ही है ना, तो सीधा एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो पहले वाले में तो -1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स एन एक्स की पावर n -1 और 1 -1 बाई एन माइनस, पहले मुझे लगा तीन सारे में वेरिएबल्स है 1 a स्क्वायर, और अगले वाले में क्या हो जाएगा सेकेंड रो 0 0 0, अगले में क्या हो जाएगा थर्ड रो। ध्यान है ना, यहाँ ये आ गया। अब बच्चा इतना है ना, अब क्या चाहिए एफ डैश 1। एक मिनट, इसने एफ एन 1 बोल रहा है ना ये, तो मुझे एन एफ डेरिवेटिव पे काम करना पड़ेगा ना। तो एन एफ डेरिवेटिव क्या बन जाएगा इसका होते होते, एफ एन एक्स क्या हो जाएगा बताओ, एन बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ तो चीज खत्म हो जाएगी, यहाँ क्या बन जाएगा एन फैक बन जाएगा। अगर यहाँ पे अगर एन बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एन फैक बन जाएगा ना, ये बात चमकती है। हाँ अरे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ साथ अभी कर रहे हो, कोई करके आया नहीं है। ठीक है, एन फैक है, ये -1 की पावर एन है, ये ए स्क्वायर है। मुझे बताओ यहाँ पे 1 1 है, -1 क्या हो गया भाई, किसी ने किया नहीं है क्या? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना एन बार। हाँ ये सर, पहली बार में हुआ, दूसरी बार में क्या आएगा टू बाई दूसरी एक्स बार में क्यूब 2 बाई एक्स क्यूब, तीसरी बार में क्या आएगा 3 बाई एक्स रेशो 2 1 इंटू हाँ, वो भी एन फैक्ट तक जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा -1 की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल बाई एक्स की पावर n+1, और ये वाला क्या होगा उससे एक पीछे रहेगा, तो -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल बाई एक्स की पावर n। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ क्या होपफुली किए होगे। अभी fn1 निकाल लो, तो fn1 क्या होगा, fn1 क्या होगा बताओ। अगर fn1 डालोगे ना, x को 1 डाल रहे हो, कितना आ रहा है -1 का n, तो सब में से n फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, 0 आएगा। अगर सब में से तो फिर अगर n x को 1 डाल दिए तो सब में से तो n फैक्टोरियल बाहर आ गया ना, अगर तो हाँ सब में से हाँ, तो सब में से n फैक्टोरियल बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच गया -1 की पावर n, और यहाँ पे -1 की पावर n-1 बाई n, और ये 1 1 1 -1 बाई n a -1 की पावर n और a स्क्वायर। इसमें कुछ कमेंटेबल है क्या? एक काम करते हैं, ये भी बाहर निकाल लेते हैं ना, ये 1 आ गया और -1 की पावर n, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये ऐसा लिखा हुआ है। कुछ कमेंट कर पा रहे हैं क्या इसमें हम? हाँ सर, फर्स्ट और सेकंड रो प्रोपोर्शनल हो गए ना, तो हाँ, थर्ड ये वाला माइनस, तो ये और ये चीज सेम हो गई, तो वैल्यू इज 0। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था भाई, करना चाहिए, किए नहीं है बहुत लोग। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 14th वाला। हाँ 14th वाला भाई, रैप करें ना इसको। ठीक है, let A, B, C, D be real matrices such that A transpose is B, C, D, B transpose is C, D, A, C transpose is D, A, B, D transpose is A, B, C, for the matrix M is equals to A, B, C, D, M की पावर 2016।
m की पावर 2016, m की पावर 2016 तो बात की बात है। ये जो ऊपर के 4 रिलेशन दिए हैं ना, इससे कहीं से कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बिना क्वेश्चन होगा नहीं। तो ऊपर के जो 4 रिलेशन दिए हैं उससे अपन कुछ कर सकते हैं क्या, जरा देखो। एम ट्रांसपोज ले लीजिए। ये देखो ना, m जो लिखा हुआ है ये a, तो a इंटू बी सी डी, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। m जो है a ट्रांसपोज हो गया, m जो है वो a ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। इसी m से सी डी ए तो नहीं है, एम ट्रांसपोज भी एम ही आएगा। हाँ ये तो m इक्वल टू a ट्रांसपोज हो गया, m इज इक्वल टू a ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, एक m इक्वल टू ये चीज दिख गई ना, इससे ज्यादा कुछ कहाँ दिख रहा है। फिर मेरे को m इज इक्वल टू ए बी सी, m इक्वल टू डी ट्रांसपोज डी आ गया। ये कोई खास फायदा पता नहीं होगा, नहीं होगा, देखते हैं। सर वो इससे आपने इसमें एम ट्रांसपोज ले लोगे ना, तो इसमें डी ट्रांसपोज नहीं, ऊपर वाले में डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आएगा ना वो, तो वो जब आप उसकी वैल्यू रख दोगे तो वो एम क्यूब आ जाएगा। तो एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम क्यूब आएगा, और एम ट्रांसपोज एम की इक्वल ही है, तो एम इज इक्वल टू एम क्यूब आ जाता। ना ना नो, काटने वाला बात तो नहीं हो पाएगा। लेकिन सर हाँ हाँ वो कम्यूटेबल, लेकिन ये वो बोला नहीं ना। एबीसीडी कम्यूटेबल मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेशन लिख दिया तो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, डालो वैल्यू, कितना आ रहा है डी ट्रांसपोज का एम क्यूब, एबीसी सी ट्रांसपोज कितना है डी ए बी, बी ट्रांसपोज कितना है सी डी ए ट्रांसपोज कितना है बी सी डी, तो एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी, तो एम ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई एम क्यूब। एम ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई एम क्यूब, ठीक है। तो इससे मेरे को कोई फायदा? हाँ सर, एम ट्रांसपोज एम ही तो है। एम ट्रांसपोज एम कैसे आ गया सर? इसी में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेंगे ना, तो वो ए एम ही तो आएगा यहाँ पे। हाँ, एम ट्रांसपोज कितना आ गया ए इंटू ए ट्रांसपोज, और जो तुम्हारा कितना है ए इंटू बी सी डी, तो मेरे पास, हाँ सही है ना, हाँ मतलब वही, हाँ तो तुम्हारे पास कितना आ गया m इज इक्वल टू एम क्यूब आ गया, m इज इक्वल टू एम क्यूब आ गया है ना। हाँ सर, ठीक है, तो m इज इक्वल टू एम क्यूब आ गया। अब सर वो निकालते जाएंगे, मतलब कैंसिल करते जाएंगे वो सब। अपन कहाँ पे निकालना था? m की पावर 2016 ना। हाँ सर, तो अगर m इज इक्वल टू एम क्यूब है तो इस चीज को अपन कुछ और अच्छे से कर सकता हूँ क्या मैं? m इज इक्वल टू एम क्यूब आ गया, क्या करना, क्या खत्म ही करना है ना क्वेश्चन को? तो हाँ सर, उसके बाद 672 224 ऐसे आता जाएगा 672 आएगा। हाँ सही है ना, 672 हाँ सर, 2 हाँ सही है, फिर 224 224 आएगा। हाँ फिर उसको 222 into 2 लिख के 74 और 2 आ जाएगा, 74 और m स्क्वायर आ जाएगा। 222 into m स्क्वायर है ना, ये कितना आ जाएगा m? सर उसके बाद 74 into 2 आएगा शायद, नहीं एक मिनट है सब, कितना है 2 7 7 2 12 74 आ रहा है, 74 तो आ रहा है। हाँ सर 24 आएगा ना उसके बाद एक जगह पे, m 76 आ गया ना, तो 76 को फिर हम लिख सकते हैं m 25 इंटू m, उसको m 24 into m स्क्वायर, फिर m 8 और फिर m 10 आ जाएगा, m 24 और m स्क्वायर, उसके बाद m 8 अभी m 8 और m स्क्वायर m 10 आ जाएगा, तो m स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्ट, m स्क्वायर आएगा ना। हाँ मतलब पहले तो ये m 4 आएगा, फिर m स्क्वायर लिख सकते हो उसको। इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ? m क्यूब इंटू m, हाँ इसको मतलब m रेज़ टू 9 इंटू m 10 है ना, तो m 9 इंटू m लिख दिया है ना, m 9 मेरा हो जाएगा 33 m क्यूब इंटू m क्यूब, हाँ ये हो जाएगा m क्यूब इंटू m है ना, तो आ गया m पावर 4,
तो ये आ जाएगा अगेन से m स्क्वायर आ गया, वैल्यू से कितनी आ गई, m स्क्वायर आ गई। हाँ सर आ गया। क्या क्वेश्चन क्या है, कहाँ ये क्वेश्चन, m स्क्वायर, क्या आंसर क्या था इसका, m स्क्वायर था ना। हाँ दो आंसर आ गए ना, ठीक है। अभी क्लियर है ये? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। अरे बोलो। 15, 16, 17, 18, 19। फिर पार्ट 4 का फर्स्ट वाला 19, पहले 19 पे आते हैं। 19 वाले में जो सर इसमें सर 15 वाले में ही सर एक चीज पूछना था, वो बोलो। ट्रेस वाला कंडीशन क्यों दिया है? ट्रेस वाला कंडीशन क्यों दिया है? शायद मल्टीप्लाई करने में कुछ फायदा होता हो, कुछ दिखता हो, कुछ होता होगा ना, कुछ नहीं होता क्या? जब मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ तो दिखता होगा, नहीं दिखता? ए बी इक्वल टू बी चेक करने के लिए तुम्हारा ट्रेस ए और ट्रेस बी का, ट्रेस ए और ट्रेस बी के जीरो होने का यूज आता होगा ना, तुमने यूज नहीं किया क्या उसको? सर बीए में देखेंगे तो मतलब अगर ए बी 0 है तो बी ए भी 0 होगा ही ना, तो उसमें ट्रेस नहीं देखने नहीं 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 नहीं, किसने कहा? कम्यूटेटिव कहाँ है? अगर ए बी 0 है तो बी ए 0 होगा, ये कैसे कह सकते हो तुम? ए और बी कम्यूटेटिव थोड़ी ना है, वही तो प्रूफ करना है हाँ ना। सर हाँ, मतलब मैंने मतलब वही मल्टीप्लाई किया तो उसमें ट्रेस का कुछ यूज नहीं दिखा मुझे। नहीं तो उसके बिना आपका बनेगा नहीं, ए बी और बी बराबर आएगा ही नहीं, उसके बिना आपका ए बी बन ही नहीं सकता। देखो मान लो मैंने ये यूज कर लिया, ठीक है, A1 B1 C1 माइनस A1, ये मान लेते हैं अपन A को, और B को मान लेते हैं अपन सेकंड मान लो, और क्या ये A2 B2 C2 माइनस A2, ठीक है। तो आप ऐसे ही मान के चले हो, नहीं चले हो ऐसे, आप क्या मान के चले थे? कोई मैंने कोई D2 मान, हाँ वही। चलो ठीक है, ठीक है। तो आप अगर ये मान के चलोगे और आपका ए बी निकालो, फिर A1 B1 C1 A प्राइम इंटू A2 B2 C2 A2 प्राइम, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है, बोलो। A1 A2 प्लस B1 C2 B1 C2, फिर A1 B2 प्लस B1 A2 प्राइम, C1 A2 प्लस A1 प्राइम C2, C1 B2 प्लस A1 प्राइम A2 प्राइम, क्लियर है? हाँ। इसकी वैल्यू 0 0 0 0 है, इसकी वैल्यू 0 0 0 0 है, ठीक है। तो अब अगर इसकी वैल्यू 0 0 है और अगर मैं BA लिखूंगा, ठीक है, तो BA क्या हो जाएगा बताओ? A2 A1 B1 C1 A1 प्राइम, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, BA कितना होगा? अच्छा समझा सर, अभी क्या था सर? वो ट्रेस वाला कंडीशन ऐसे नहीं बोल सकते कि ना ए बी 0 है, 0 मैट्रिक्स है, और ए बी 0 होने के लिए डेड ए 0 होना चाहिए, डेड बी 0 होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बोलो क्या वापस बोलना, क्या? ए बी अगर 0 है और ए बी 0 होने के लिए डेड ए 0 होना चाहिए, डेड बी 0 होना चाहिए ना, और ए मैट्रिक्स 0 होना चाहिए या फिर बी मैट्रिक्स 0 होना चाहिए ना। हाँ तो उससे ये नहीं बोल सकते, उससे कैसे आएगा? नहीं सर, नहीं, सॉरी सर। ठीक है, कल भी तो अपन एक क्वेश्चन किया था ना, वो भी तो सोच सकते हो ना कि ए बी का ट्रेस, हमने क्या किया था कि ट्रेस ए बी इज इक्वल टू
ट्रेस बी याद है? वो कुछ अपन कर सकते हैं क्या इसमें? उसका यूज कुछ है क्या? ट्रेस ए बी इज इक्वल टू ट्रेस बी ए, उसे क्या कर लेंगे हम? कुछ नहीं कर पाएंगे ना, ऐसे ही करना पड़ेगा और क्या। ठीक है, तो जनरली जब हाँ ट्रेस सर। इक्वल टू, हाँ 2x2 वाले में ही ट्रेस के क्वेश्चन आएंगे आपके सिलेबस में। ठीक है, तो ट्राई क्या करो, अगर ये A1 है ना, इस वाले को A1 मत लिख के -A1 प्राइम लिख लिया करो, काम हो जाता है, ज्यादा आसान रहता है। अरे पार्ट 3 में 19th क्वेश्चन अपने आप सॉल्यूशन बना लेना। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से करना होता है। करवाया था क्या तुमको? ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, पता नहीं तुम्हारे बैच में करवाया था क्या मैंने मैट्रिक्स मेथड से, कि बस क्रेमर्स रूल पे खत्म कर दिया चीजों को? आपने क्रेमर्स रूल बताया था, मैट्रिक्स मेथड नहीं बताया, लेकिन वो पता है। मैट्रिक्स मेथड से अगर चाहो तो अपन को ax इक्वल टू बी, पता नहीं मुझे ऐसा किस तुम्हारे ही बैच में कराया था। हाँ बताया तो था। वही मुझे लग रहा है ax इज इक्वल टू बी था, है ना? तो फिर अगर ये डेट नॉन जीरो है तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और अगर डेट जीरो हो गया, अगर a का डेट जीरो हो गया तो फिर अपन एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पता नहीं मुझे याद आ रहा है आपकी बैच में किया था। किया था सर। राइट, तुम लोग शायद कंफ्यूज कर रहे हो, क्लास से कराया था, मुझे ध्यान नहीं है। एनीवेज ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, 19th वाला आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पेपर में जेई में पूछा आ सकता है, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्या हो रहा है। अगर नहीं क्लियर है, एक बार 3x3 में प्रॉपर सॉल्यूशन लिख के मैट्रिक्स मेथड और डिटरमिनेंट मेथड को इक्विवेलेंसी प्रूफ कर लो। ऐसे मुझे लगता है मैंने करवाया था, पता नहीं। ठीक है, कराया सर, शॉर्ट में कराया था, ये बैच में कराया था। डेट ए जीरो तो क्या किया आपने? मतलब ए नॉन ए सिंगुलर है तो क्या किया? हाँ अगर ए सिंगुलर है तो अब तो फंस गए हम, है ना? तो अपन ए इनवर्स खेल नहीं सकते, तो फिर क्या था, दोनों साइड एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किया कि अंडर द कंडीशन कि एडजॉइंट ए नॉन जीरो है। ठीक है, जब एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किया उसके बाद फिर क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू ए, ये तो जीरो है बिकॉज आपका आ गया डेट जीरो है, तो एडजॉइंट ए इंटू ए से मल्टीप्लाई, फिर वहां पे केस बन जाएगा ना कि एडजॉइंट ए इंटू वो जो चीज है, इस लेफ्ट साइड में जीरो बन गया तो राइट साइड में जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक बार चेक करना, नोट्स नहीं कराया, एक बार चेक करना, शायद कराया होगा, पता नहीं। ठीक है, जो भी ये बैच में कराया सर, पता नहीं। ठीक है, मुझे उतना डिटेल में नहीं कराया था, बस मैं लिख दिया था ऐसे ऐसे। हाँ मतलब हाँ एकदम मतलब थोड़ा स्पीड में करा दिया। हाँ, इसको मैंने डिटेल में नहीं कराया था। ठीक है, तो बाहर से अभी थोड़ा स्ट्रेटन कर लेते, 1 घंटा बचा ना, थोड़ा स्ट्रेटन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो कल स्ट्रेट लाइन में कहाँ पर कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे? ने कुछ क्वेश्चन दिया था ना इनइक्वालिटी वाला, वो ग्राफ वाला। हाँ सर, उसके बाद दिया था ना 5 क्वेश्चन आपने। हाँ, तो ठीक है, वो तो कर लो उसमें से। ठीक है ना, वो कर लो, वो कर लो उसको करके। सर इसका पार्ट 4 नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं यार, सर पढ़ा दूंगा थोड़ा सा आज। ये नहीं डाउट है, बाकी 3 तो मतलब है ही, सिर्फ एक ही है उसमें भी। अच्छा, ऐसा है क्या? चल ठीक है, इसको कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। तो पढ़ा 1 घंटा बचा ना बस, मतलब तो नहीं पढ़ा तो क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस a square minus ab into y is equals to ab plus b square into x plus b cube and ab plus a square into y is equals to ab minus b square into x plus a cube. A greater than 0, b greater than 0. Find the angle between these lines. क्या फाइंड क्या होता है, सब्जेक्टिव करो ना। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द लाइन्स इज tan इनवर्स 4a square b square by a power 4 minus b power 4। सॉल्व करो।
अरे हो गया? हाँ सर। दो तीन और लोग कर लो भाई। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। मेरे को कुछ करना नहीं है, ठीक है। M1 M2 स्लोप आने तो वो काम करना था, इसमें क्या करके दिखाना है मुझे। आपको पेशेंस के साथ करना है स्लोप का काम। नहीं सर हो गया। बस कैलकुलेशन की मेहनत करनी है बिना कुछ चिंता किए हुए, ठीक है। ये कुछ समझ इसलिए दिया था कि मतलब ये रखो दिमाग में कि मतलब पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, two equal sides of isosceles triangle are given by the equation 7x minus y plus 3 equal to 0. Two equal sides of isosceles triangle are given by the equation 7x minus y plus 3 equal to 0 and x plus y minus 3 equal to 0. And third side passes through 1, minus 10. मैं सुबह सुबह पढ़ना कैसा लगा आज? चलेगा सर। चलेगा सर। क्योंकि फिर वो सुबह पढ़ा के फिर मैं सो जाऊंगा ना दिन भर, अच्छा रहेगा। मतलब फिर दिन पूरा खराब हो जाता है। 1, minus 10। हाँ, two equal sides of isosceles triangle are given by the equation 7x minus y plus 3 equal to 0 and x plus y minus 3 equal to 0 and its third side passes through 1, minus 10. Find the equation of third side. Find the equation of third side, ठीक है। Second question लिखो। The slope of a straight line through 3, 2. The slope of a straight line through 3, 2 is 3 by 4. The slope of a straight line through 3, 2 is 3 by 4. Find the coordinates of points on the straight line which are 5 units away from A. Which are 5 units away from A. सर एक बार रिपीट कीजिए। The slope of a straight line through 3, 2 is 3 by 4. Find the coordinates of points. Find the coordinates of point on the line that are 5 units away. ठीक है? अरे हेलो। हाँ सर। हाँ सर। 5 units away क्या? From A. away. Next लिखो। Find the direction in which a straight line must be drawn. Find the direction in which a straight line must be drawn through the point 1, 2 such that point of intersection with the line x plus y equal to 4 such that point of intersection with the line
x plus y equal to 4 is at distance root 6 by 3 is at distance root 6 by 3 from this point. इसका पॉइंट क्या था? सर एक बार रिपीट कीजिए। फाइंड द, इसलिए ना मैं क्वेश्चन लिख के भेज रहा था, मैं भूल गया आज रात सुबह सुबह उठने के करना। फाइंड द डायरेक्शन इन विच a straight line must be drawn through the point 1, 2 such that point of intersection with the line x plus y equal to 4 may be at distance root 6 by 3 from this point. सर वो जो कल आपने वो क्वेश्चन दिया था ना सर, उसमें मुझे एक चीज पूछनी थी सर कि बोलो। वो जैसे अभी उसका मैक्सिमम हम लोगों ने देख लिया कि जैसे सपोज पहला वाला क्वेश्चन उसमें 3 में से कौन सा मैक्सिमम होगा, किस उसमें डोमेन मतलब x की कौन सी उसके लिए वैल्यू के लिए। अब उसमें अभी हम लोग को मैक्सिमम चेक करना है, तो सर एक बार वो फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर दी तो उसके बाद भी अगर वही फंक्शन अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू वही रहेगी कि उसके साथ ही वही रहेगी? वही रहेगी। ना? कौन सा क्वेश्चन बताओ, कौन सा कह रहे हो, ध्यान नहीं मुझे सर एक मिनट देखता हूँ। अभी जो दो क्वेश्चन की अभी मैंने कितने क्वेश्चन लिखे हुए? अभी मैंने कितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं? 2 या 3? 3 से 3 लिखे हैं। तो करो उसको, बोलो कौन सा बोलो। f of x मैक्सिमम ऑफ sin x कॉमा हाफ और कॉमा maximum of sin x कॉमा हाफ कॉमा हाफ हाँ कॉमा cos x तो 0 से x belongs to 0 से पाई। अब इसका मतलब ये हुआ कि हर इनपुट पे 0 से पाई के हर इनपुट पे इन तीनों में मैक्सिमम देखो कौन है। हाँ सर, हर इनपुट पे, ठीक है। हाँ सर। तो सर 0 से ये पाई बाय sin x 4 में का तो 1 ही आएगा ना फिर? ये आएगा, ठीक है। और ये हाफ आ गया, तो ये जो वैल्यू है दिस हाइट इज 1/√2। तो 1/√2 तो 1/√2 तो 2 इज ग्रेटर देन 1√2 तो 1/2 इज लेस देन 1/√2। नीचे है। हाँ 1/2, ठीक है। तो ये आ गया लाइन, तो ये आ गया अपने पास 3 कर्व्स आ गया, ठीक है। अब देखना है कहाँ पे कौन मैक्सिमम है, तो यहाँ से ये मैक्सिमम है। हाँ सर, बट उसकी वैल्यू हम cos x लेंगे कि 1 ही लेंगे, वही मैं पूछ रहा था। cos x नहीं लेंगे ना, 1 लेंगे ना, क्योंकि एक बार नहीं cos x वो इंटरवल नहीं है, वही मैंने कहा हर x पे देखा जा रहा है, एट एवरी x when I am saying कि x का वैल्यू π/4 fine, so if see what is happening, if I say x का वैल्यू π/10, so what does this mean? f of π/10 क्या होगा? maximum of sin π/10 1/2 and cos π/10। तो f of π/10 is defined like this। तुम ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में कंफ्यूज, लास्ट क्वेश्चन में x वेरी करता है और उस x के वेरिएशन पे t वेरी करता है, यहाँ पे x फिक्स्ड है आपका, उस x पे इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी वो निकालना है, समझा? हाँ सर समझ गया, मतलब वो लास्ट वाले क्वेश्चन में तो अलग सा था। हाँ वो अलग है। हाँ तो यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम जो रहेगा मुझे लगता है 5π/6 तक sin x रहेगा, उसके बाद 1/2 उसके बाद 1 रहेगा। ये गया। काम आएगा आपको उसमें डिफरेंशिएबिलिटी और बाकी सब में ये चीज, ठीक है, इसलिए दिया था मैंने। तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन था? 4th वाला था कल का। हाँ सर ठीक है, अभी जो 3 क्वेश्चन दिए हैं तो ठीक है, इसको कॉपी कर लो।
एक और क्वेश्चन था ना इसी में, फोर्थ और फिफ्थ एक और था ना साथ में, कौन सा वो भी मैं तो बता देता हूँ। हाँ सर, वो मैक्सिमम ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी है, 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी टी, स्क्वायर माइनस टी। हाँ, टी जो t जा रहा कहाँ है से 0 कहाँ से है? x जा रहा है, हाँ, और और x x जो है 0 से 2। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब इसमें ध्यान सर दो उसका मैक्सिमम एक बार अटेन करने के बाद वही रहेगा ना। हाँ, अब ध्यान, इसमें ध्यान, एक बार समझाया था मैं, सभी लोग कुछ लोग भूल गए होंगे। ध्यान दो, क्या हो रहा है कि समझो इसको कि मुझे किसी भी चीज में इनपुट आउटपुट बताओ मुझे, एफ ऑफ हाफ क्या होगा? व्हाट इज एफ ऑफ हाफ? बोलो। एफ ऑफ हाफ इज व्हाट? मैक्सिमम ऑफ, बोलिए, टी स्क्वायर माइनस टी, जब आपका टी कहां से कहां गया है? 0 0 से से हाफ। हाँ। ये बात चमकती है, ये बात चमकती है। एफ ऑफ 3/4, व्हाट शैल दी एफ ऑफ 3/4 बी? मैक्सिमम ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी व्हेन द टी हैज वेरीड फ्रॉम 0 से 3/4। ये बात चमक रही है क्या मैं क्या बता जा रहा हूँ? तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं कि पहले इसका ग्राफ बना देते हैं टी स्क्वायर माइनस टी का। रजत है क्या? सो गया है रजत? सो रहा है? हेलो, नहीं सर, जगह हूँ। ठीक है, ये देख, तो ऐसा है ना, देख इसको ध्यान दे, तुमको अच्छे समझ में आपसे नहीं आया होगा, ध्यान नहीं सुनोगे। ये 0 से 2 में कर्व बना दिए, ये मेरा टी एक्सिस है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि जैसे जैसे x जो है ना 0 से 2 में गया, ये 2 नहीं है सॉरी, ये 0 से 1 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको समझो ध्यान से। तो एफ ऑफ हाफ क्या होगा? एफ ऑफ हाफ क्या होगा? एफ ऑफ 3/4 क्या होगा? इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कैसे हो रही चीजें। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स मेक द कर्व, ये 1 है और ये मान लो 2 है और ये 0, ध्यान देना, और ये मेरा टी एक्सिस है, फाइन। अब ध्यान देना क्या हो रहा है। तो मान लो जब मैं x, ये मेरा x, मैं ये x का है, ठीक है, ये सॉरी टी एक्सिस है, इसे कर्व देख रहा हूं मैं। तो हेलो, हाँ, मान लो x की वैल्यू हाफ है, तो क्या बोल रहा है? मैक्सिमम ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी। ये बात चमकती है। तो अपने को ये जो कर्व है उसका मैक्सिमम वैल्यू देखना पड़ेगा हर बार उस इंटरवल में। ये बात समझ में आ रही है कि जब तो सोचो ना कि जब जब तुम्हारा x जो रहेगा 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो हर बार मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है? 0। तुम्हारा हर बार मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है? 0 पे है ना। थोड़ा ध्यान समझो इस चीज को, मैक्सिमम वैल्यू 0 पे है, ठीक है। उसके बाद जब x तुम्हारा बढ़ने लगा, x तुम्हारा 1.5 हो गया मान लो, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है? f ऑफ पॉइंट यहाँ, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे है। ऐसे ही बढ़ते 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 आपका ये चमकता है। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा तुम्हारा? 0 व्हेन x इज बिटवीन, बोलो भाव, 0 से 1, और x स्क्वायर माइनस x व्हेन x इज बिटवीन 1 से 2। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे ये क्लियर। इसमें एक और क्वेश्चन दिया था कि यही दिया था एकमात्र, ये वाले में नहीं, इसमें मतलब यही एक ही दिया था। हाँ ठीक है, इसको ध्यान रखने की बात नहीं है, दिमाग से सोच के बैठा लो, समझ जाओगे एक बार में। इसी में अगर ये सेम क्वेश्चन फिफ्थ वाला मान लो ऐसा होता, देखो तो, मिनिमम ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी, मिनिमम ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी 0 से t लेस देन x, और x जो है 0 से 2, क्या होता है कर्व इस केस में बताओ? हाँ बोलो, इस केस में क्या होता है? जो मिनिमा है वही रहता, यहाँ से लेके तो मिनिमम यही आते रहता है ना। हाँ हाँ, और उसके बाद नीचे ही रहा वो स्ट्रेट। ये बात चमकती है, अच्छे से चमकती है। तो इस केस में एफ एक्स क्या आ जाता? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू लेस देन हाफ, और एक्स तुम्हारा हाफ से लेके 2 तक क्या आता? जो भी ये मिनिमम वैल्यू आती है, कितनी आती है? हाफ पे आएगी ना, 1/4। अरे ये क्लियर है क्या अच्छे से? सबको क्लियर है क्या समझाया? हाँ। एक्स वाला इंटरवल कैसे लिखा बाद में? टी वाला इंटरवल समझो, उसके बाद एक्स वाला इंटरवल कैसे लिखा नीचे? देखो ना, मैं तुमको ना इसमें ना एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तुमको फील आएगी, ये आपको स्पेशली एओडी में एलसीडी में काम आएगा, ठीक है। देखो मतलब मैं तुमको एक क्वेश्चन, ये देखो ध्यान से देखो, मैक्सिमम ऑफ साइन टी, टी बिलोंग्स टू 0 से x। अब ध्यान देना क्या कह रहा है
x बिलोंग्स टू 0 से पाई। सोचो अभी क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। x की f ऑफ x निकालना है ना, मुझे बताओ f ऑफ पाई बाई 3 कितना होगा? पाई बाई मतलब बोलो प्रथमेश, f ऑफ पाई बाई 3 कितना होगा? साइन पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 होगा। f ऑफ पाई बाई 10 कितना होगा? साइन पाई बाई 10 चमक रहा है। f ऑफ 75 डिग्री क्या होता है? 75 5 15 5 पाई बाई 12 कितना होगा? चमक रहा है क्या? जिसने भी डाउट पूछा चमक रहा है क्या हो रहा है? ध्यान से कुछ सोच लो एक बार। चमक रहा है ना? अभी ये होते होते f ऑफ पाई बाई 2 क्या होगा? साइन पाई बाई 2 होगा। यहां तक क्लियर है? अब आता है ट्विस्ट। अब मैं पूछता हूँ f ऑफ 2 पाई बाई 3 कितना होगा? सो व्हाट इज f ऑफ 2 पाई बाई 3? मैक्सिमम ऑफ साइन t। जब आपका t का वेरिएशन कहां से कहां है? 0 से 2 पाई बाई 3 में। ये बात चमकती है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? जब t 0 से 2 पाई बाई 3 में है तो साइन t की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? साइन पाई हाँ, साइन पाई बाई चमका। तो मतलब क्या हो गया कि ये आपका जो ओरिजिनल कर्व था, ठीक है, तो जब आपका x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में है, जब तुम्हारा x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में है तो हर बार आउटपुट क्या आ रहा है? साइन x ही आ रहा है ना। When x is less than pi by 2, when x is less than pi by 2, so the t is varying from 0 से x. In that interval, the function is increasing now. So maximum value is where? At sin x. Where is the maximum value? At sin x, na? So till pi by 2, what is the maximum value? Sin x, yes or no? After pi by 2, what is happening? When x is greater than pi by 2, so now your t का interval is varying from 0 से x. Now in this interval, since x is bigger than pi by 2, so where is the maximum value occurring? At sin pi by 2. At sin pi by 2. So for all the x bigger than pi by 2, the maximum value remains sin pi by 2. So the graph is this. ये बात चमकी? हाँ सर। नहीं समझा? अभी अच्छे से समझा? समझा सर। एक बार सब लोग सोच लो मैं क्या कह रहा हूँ। जस्ट थिंक विद दिस इनपुट। ये वाला तीनों कर्व ध्यान रखो, काम आया, अच्छा होता है, कई बार यूज आता है। एक बार सोच लो क्या हो रहा है ध्यान से, ठीक है? कि पहले x फिक्स हो रहा है, उस x के इंटरवल में t वेरी कर रहा है। अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, जैसा है उसके हिसाब से आउटपुट आ रहा है। इतना क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब सर इसमें अगर और एक ऐसा कुछ डाल देते कि x भी किसी से उसमें मतलब ऐसा कुछ होता कि 3 वो होते तो उसमें भी सेम ही रहता ना सर? फिर भी मतलब ऐसे तो वेरी नहीं करता। 3 कैसे करेगा तू? 3 कैसे करेगा? क्वेश्चन लिख के दिखा मुझे। 3 कैसे करेगा? मतलब 3 पैरामीटर t फिर x और फिर ऐसा कुछ। अपना सिस्टम तो 2D ज्योमेट्री है ना, उसमें तीसरा टर्म कहां से लाऊंगा मैं? नहीं लेकिन उसमें से सेम ही रहे। अच्छा ठीक है सर, चलेगा। सेम रहे, फंडामेंटली थिंग सेम रहेगी ना। फंडामेंटली थिंग सेम रहेगी, कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें मुझे। हाँ सर अगर हम लोग मतलब जैसे कि सेकंड वाले केस में जब x पाई बाय 2 से पाई में है तो हम लोग 1 नहीं लिखेंगे ना, मैक्सिमम वैल्यू sin पाई बाय 2 ही लिखेंगे ना। हाँ और क्या, ठीक है। अभी 3 क्वेश्चन दिए ना आपको। हाँ सॉल्व रब करो उसको, ठीक है। सर जो आपने पहला वाला दिया है वो बिना एंगल बाइसेक्टर लिखे भी हो जाएगा किसी? एंगल बाइसेक्टर क्यों आएगा? है एंगल बाइसेक्टर कहां से आ गया? सर वो होता है ना उसका तीसरी साइड का स्लोप एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होता है। हाँ होता है, बट क्यों अप्लाई करूंगा मैं उसको? बिना उससे करूंगा ना मैं। वो सब मैं फालतू चीजें क्यों करूंगा? मैं सीधे डायरेक्ट जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा ना। 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन, ठीक है। दो बिल्कुल बेसिक से करेंगे ना, अपन को सब कितनी चीज ध्यान रखेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो tan थीटा स्लोप इक्वल 7x माइनस y प्लस 3 0 है, और ये वाला कितना है? x प्लस वाई माइनस 3 0 है, और ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अरे हाँ है ना। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, थर्ड साइड कहां से पास कर रहा है? 1, -10 से। अरे क्लियर है? तो थर्ड साइड जो पास कर रहा है वो कहां से पास कर रहा है? थर्ड साइड कहां से पास कर रहा है भाई? 1, -10 1, -10
1, -10, ठीक है। तो अभी फटाफट निकाल लो इसको, निकालो कितना आता है। 0,3 एक वर्टेक्स है। हाँ वर्टेक्स तो 0,3 ये वाला पॉइंट कर रहा है ना तू, ठीक है ना, उससे अंतर नहीं पड़ता। हाँ। अभी अपने को निकालना क्या है, थर्ड साइड की इक्वेशन निकालनी है। तो थर्ड 3x साइड + y + 7 आता है = 0। दो इक्वेशन आएगी। हाँ और एक और है 3y हाँ + सर, 30 दो आती है। = x - 1। कैसे करें बताओ। एक तरीका तो मुझे दिख रहा है कि इसका जो वो ऑल्टीट्यूड है, एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे अपोजिट वाले। हाँ एंगल उससे इक्वल करेंगे ना एंगल। उससे कर सकता हूँ मैं इसको ना पहले ऑल्टीट्यूड से कर सकता हूँ क्या, कि इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा उसका कुछ फायदा नहीं ना स्लोप लिखने का मुझे। सर मैंने बी और सी को मतलब ऐसा लिख दिया, मतलब अगर जो दूसरे दो वर्टेक्स है, एक को मैंने a,3 है और दूसरा होगा b,7b+3। वैसे फिर वो पूरा स्ट्रेट लाइन ही है, तो 7b+3 + 10 by b-1 इक्वल्स 13 - a/a-1। तो a और b के बीच में एक रिलेशन है, और फिर जो और एक वहां से डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों का ये किया। बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला से जो आइसोसेलेस है ना, तो दो साइड्स इक्वल है, तो वो दोनों में मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। नहीं तो डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगाना एब्सलेस्ट एंगल के लिए, सीधा इसका स्लोप यूज कर लेना तेरे को इसका। वो अच्छा नहीं उससे नहीं, वहां डिस्टेंस फॉर्मूला ही उसका स्लोप जो रहेगा 0,3 वाले स्लोप से मैं यूज नहीं कर पा रहा ना उस चीज को। तो हाँ क्योंकि जो तुम मालूम कह रहे नहीं हो रहता। हाँ मैं जो तुम कह रहे हो सही है। ठीक है चलो ट्राई करते हैं, पहले जो तुम कह रहे हो उसे कर देता हूँ मैं एक बार। ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, क्या हो जाएगा बताओ। इसको ले लूंगा मैं, अगर y को a ले लिया, अगर x को a ले लिया तो y कितना आ रहा है 7a+3। 7a+3। और इसको a ले लिया, सॉरी इसको b ले लिया तो y कितना आ रहा है b-3। ठीक है, तो अब ये तीनों पॉइंट को लीनियर है। 3 - b। तो ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर है, अगर तीनों पॉइंट्स को लीनियर है तो ये चीज a 7a+3 और 1 और b 3 - b और 1 = 0, इससे एक रिलेशन आ जाएगा, इससे एक रिलेशन आएगा कुछ है ना। और दूसरी चीज ये और ये इक्वल है बिल्कुल बेसिक से, तो क्या आ जाएगा a² + 7a² = b² + b²। ऐसा आ रहा है मेरा? हाँ सर। सही है ना ये? हाँ सही तो है। इसको ओपन करो, कितना आता है वैल्यू यहाँ से और बी रिलेशन क्या आ रहा है? 5b - 3a = 2ab। 5b - 3a = 2ab। सॉरी 5a - 3b। 5a - 3b हाँ इक्वल्स 2ab, बराबर है। 2ab। और यहाँ से आगे आपका 50a² = 2b², मतलब b = ±5 है। अरे ये क्लियर है क्या? दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्वेबल है नहीं है? ये सिंपलेस्ट था ना सॉल्यूशन। तो ये बात चमकती है, ये एक सॉल्यूशन है। और क्या हो सकता है कि ये और ये एंगल, हाँ ये और ये एंगल सेम है। हाँ ये और ये एंगल सेम है, ठीक है। जब ये और ये एंगल सेम होता है तो हाउ डू वी इक्वेट एंगल्स की, देखो कैसा होता है ना कि एंगल बिटवीन द लाइंस में मॉड का आता है सिस्टम, ठीक है। तो मॉड ना फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अंतर नहीं पड़ता वैसे। अरे ये बात चमकती है। हेलो हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो इसका इस लाइन का स्लोप कितना है? 7 है। इसका स्लोप कितना है? -1। इसका स्लोप m मान लो, ठीक है। तो आपके पास जब आपको लाइन इक्वेट करना होता है ना, तो आप सेम ऑर्डर में इक्वेट कर देते हैं, मतलब इसका इस पे और उसका उस पे। तो ये एंगल के लिए आप ऐसे यूज कर लो -1 - m और 1 - m, m1 - m2 और 1 + m1 m2। और इस वाले में उस ऑर्डर मेंटेन कर लो तो आपको मॉड की जरूरत नहीं पड़ती है। m - 7 by 1 + 7m, दोनों को इक्वेट कर देते हैं क्या, अदरवाइज आपको मॉड इक्वेट करना पड़ जाता था। ये बात चमकती है क्या? हाँ। हेलो, एक बार सॉल्व कर दो क्या आ रहा है स्लोप इस इक्वेशन से। सर हाँ
सर वो इक्वेशन कैसे है स्क्वायर वाला बताइए ना। ये वाला डिस्टेंस फार्मूला, दिस अच्छा का डिस्टेंस इक्वल हाँ डिस्टेंस हाँ फार्मूला। एक बार इसको सॉल्व करो, देखो आता है कैसे। m का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। आया क्या? सर आपने वो ऑर्डर मेंटेन करने बोला, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ना बेसिकली, क्योंकि स्लोप बड़ा होगा वैसा बोल रहे हो ना आप? वैसा ही कुछ बोल रहा हूँ मैं। हाँ ठीक। देखो आता है क्या, आना चाहिए इससे। स्लोप का वैल्यू कितना है देखो तो। 1/3 और -3। हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको एंगल इक्वेट करना होता है ना, कोई भी एंगल इक्वेट करना होता है तो ऑर्डर मेंटेन कर लो। मतलब ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली एंगल इक्वेट कर रहे हो तो मॉड आ जाता है ना। ऐसा नहीं है कि मॉड लगाते सॉल्व नहीं, दिक्कत आती है। तो इसलिए बोला जाता है कि एंगल बराबर करने के लिए ऑर्डर इक्वेट कर दो। ऑर्डर इक्वेट करना है मतलब अगर आपने m1 - m2 और 1 + m1 m2 यूज किया है तो आप यहाँ पे क्या यूज कर लोगे बताओ? m2 - m3/1। अरे चमक रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ ऑर्डर मेंटेन, आप जब एंगल्स इक्वेट करो ना, मॉड से बचना चाहते हो तो ऑर्डर मेंटेन कर लो। अगर इसमें दिक्कत है तो समझ में, अगर मान लो यहाँ पे मैं m2 - m1 यूज करता तो यहाँ पे क्या करता मैं m3 - m2। ये बात चमकती है क्या? एंगल्स इक्वेट करने में ऑर्डर मेंटेन कर लो, आपका आंसर आ जाता है हमेशा। ये चीज क्लियर है? हाँ हेलो, अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। एंगल बराबर करते वक्त ऑर्डर मेंटेन कर लेना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था? मैं रब कर रहा हूँ, 2 मेथड हो गए, तीसरा मेथड कोई है क्या इसमें? हाँ सर। क्या बोलो? सर पैरामेट्रिक से ट्राई किया तो ना वो मतलब x1 लिया इस लाइन पे, नीचे वाले लाइन पे x1 इज इक्वल टू r cos थीटा और y1 इज इक्वल टू r sin 3 + r sin थीटा। ये एक लाइन मतलब 7x - y + 3 इज इक्वल टू 0 से, और उससे फिर स्लोप आ जाता है मतलब इससे sin θ1 - sin θ2 अपॉन cos θ1 - cos θ2। तो आर तो इक्वल है। ठीक है सर, आता है तो अच्छी बात है। मुझे बहुत उसमें कंफ्यूजन हो रही है, तुम जो बोल रहे हो। भेजना, लिख के सॉल्व करे भेजो ग्रुप में, देख चेक करता हूँ। ठीक है, ऐसे भी पता ही चलेगा हवा में एक बात चल रही हो तो। क्या मान चलेगा मुझे। अरे इतना क्लियर है, ठीक है। और कोई तरीका है करने का इसको, ऑर्थो सेंटर मान मून के? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 3,2 पॉइंट है, स्लोप 3/4 की लाइन पे। 3,2 एक पॉइंट है, 3 तो ये तो सिंपल है ना, पैरामेट्रिक। हाँ 3,2 एक पॉइंट है और इसका स्लोप क्या दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है ना। इसके 5 यूनिट दूरी पे चाहिए ना, तो सीधी सी बात है ना, 3 + 5 cos थीटा और 3 ± 5 sin थीटा। ये बात चमकती है। और जहां पे tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4 है ना, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि पैरामेट्रिक से हो, एक और तरीका हो सकता है ना, डिस्टेंस फार्मूला। एक और भी तरीका हो सकता है कि नहीं हो सकता? डिस्टेंस फार्मूला बोलो। हाँ नहीं हो सर। सकता है? इस लाइन का इक्वेशन, हाँ इस लाइन का इक्वेशन लिख देंगे। लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? 5x - y 5 × 15 - 2 13। ये लाइन का इक्वेशन आ गया। इस पे पॉइंट ले लिए x1, y1, तो क्या लिखा हुआ है? x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और x1 35 करेगा ना इस पे, तो 5x1 - y1 = 13। इसको आप रिप्लेस कर दो यहाँ पे। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ
इससे भी सॉल्व हो जाएगा ना ये क्वेश्चन तो। हाँ क्लियर है? ठीक है। चलो ठीक है। और फिर कौन सा दिया मैंने, वो √6/3 वाला ना। हाँ चलो ठीक है, उसको कर लो और फिर अपन उसको कर लो। अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं, कल या परसों। कब क्लास कब है? कल है। कल कल है, ठीक है, कल ही मिल लेते हैं। चलो ठीक है।